सुप्रभात सारे बच्चों। कक्षा अष्टम को मैंने एक दिन इस कविता के जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैं उनका परिचय बताया था और दूसरे दिन मैं इस कविता का ध्वनि कविता का अर्थ भी समझाया था। आज तीसरा दिन है इस पाठ का, तो आज मैं आप लोगों को ध्वनि पाठ का अभ्यास कार्य करा रहा हूं। आप धीरे धीरे करके अपने हेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, सब नोटबुक में लिख लेंगे और जो भी पढ़ाई हो रही है उसको निरंतर अभ्यास करते जाएंगे और उसको याद भी करते जाएंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि दोबारा भी कक्षा में बताया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कठिन मेहनत करके आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है ताकि आप घर में रह करके भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। इसलिए जो बताया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक सुने और उसे अभ्यास करें और जो प्रश्न उत्तर भी बताया जा रहा है उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे और जहाँ कहीं परेशानी है उसको आप पुनः कमेंट के द्वारा या फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अभ्यास कार्य को आरंभ करते हैं। देखिए एक काव्यांश है दिया हुआ, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको इसको पढ़ करके ही देना है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसका क्वेश्चन है कौन नंबर कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करना चाहते हैं जिससे वे अनंत समय तक खिले रह सकें। वह उनकी आँखों की बोझिलता को दूर कर उन्हें नवजीवन के अमृत से सींच सकें। प्रत्यूष मनोहर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? प्रत्यूष मनोहर के माध्यम से कवि पुष्पों को बसंत की प्रातःकालीन मनोरम बेला का संदेश देना चाहता है। कवि क्वेश्चन नंबर गौ, कवि अपने नवजीवन के अमृत से किसे सींचने के लिए कह रहा है? ध्यान से क्वेश्चन सुने। कवि अपने नवजीवन के अमृत से किसे सींचने के लिए कह रहा है? तो कवि ने तंद्रा और आलस से सुप्त मनाथा सोए हुए पुष्पों को अपने नवजीवन के अमृत से सींचने के लिए कहा है। अंगों नंबर, कवि किस चीज से सींचने की बात कर रहा है? नवजीवन का अमृत, नवजीवन का अमृत से सींचने की बात कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुन करके लिखिए। कवि को क्या विश्वास है? कवि को क्या विश्वास है? तो उस कवि को यह विश्वास है उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि किस अमृत से सींचने की बात कर रहा है? तो कवि अपने नवजीवन अमृत से सींचने की बात कर रहा है। निद्रित कलियों में निद्रित क्या है? तो निद्रित है उन विशेषण। निद्रित क्या है? विशेषण। कलियां विशेष हैं और निद्रित विशेषण है। तो विशेषण पर टिक लगा दीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न, सबसे छोटा अधिक से अधिक एक वाक्य में लिखिए या दो वाक्य लिखिएगा। तो कविता के अनुसार अभी अभी ही क्या आया है? कविता के अनुसार अभी अभी कवि के जीवन में कोमल बसंत का आगमन हुआ है। ख, पात का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो पात का शाब्दिक अर्थ है पत्ता। गौ, कभी अपना कोमल हाथ किस पर फेरेंगे? कभी अपना कोमल हाथ सोई हुई कलियों पर फेरेंगे, जिससे वे सजग होकर पुष्पित पल्लवित हो सके। कवि किसे और किससे सींचने के लिए कह रहे हैं? ध्यान सुनिए, कवि किसे और किससे सींचने के लिए कह रहे हैं? तो कवि पुष्पों को अपने नवजीवन के अमृत से सींचने के लिए कह रहे हैं। गौ, कवि किन्हें अनंत तक विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं? कवि पुष्पों और अर्थात यहाँ पुष्प क्या है बताया था मैं कविता में। पुष्प यहाँ पर एक प्रतीकात्मक है। किसका प्रतीक है? आज के युवाओं का। तो कवि पुष्पों अर्थात युवाओं को अनंत काल तक विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को यह विश्वास है क्योंकि, या कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उसके जीवन में जो निराशा नहीं हुआ है, कभी उत्साहहीन नहीं थे वो, हमेशा उनके जीवन में निराशा नहीं रही, बल्कि अभी अभी उनके जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, इसलिए उनका अंत नहीं होगा। ख, कविता में प्रातः काल के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? कविता में प्रातः काल के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है और क्यों? कविता में प्रातः काल के लिए मनोहर विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बसंत ऋतु का प्रातःकालीन दृश्य अत्यंत मनोहर होता है या अत्यंत मनोहारी होता है। गौ, निद्रित कलियों से कवि का क्या अभिप्राय है? निद्रित कलियों के माध्यम से कवि ने युवा वर्ग में व्याप्त निराशा एवं आलस्य की ओर संकेत किया है। कवि उनकी तंद्रा एवं आलस्य को दूर करके उसके जीवन में उत्साह का संचार करना चाहता है। घ, तंद्रालस लालसा खींचकर कवि क्या करना चाहते हैं? तो कवि पुष्पों अर्थात युवाओं के व्याप्त जो तंद्रा है या उसके अंदर जो निराशा है, आलस्य है, उसको खींच करके उन्हें नवजीवन के अमृत से सींचना चाहते हैं और उनमें व्याप्त निराशा और आलस्य को दूर करके नवीन उत्साह भरना चाहते हैं। अंगों, कवि किसे द्वार दिखाने की बात कर रहे हैं और क्यों? कवि फूलों को अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वे उन्हें द्वार दिखाएंगे, अर्थात उन्हें पथ प्रदर्शन करेंगे कि किस भांति उन्हें लंबे समय तक अपने सौंदर्य और खुशबू को चारों ओर बिखेरना है, सदैव तरोताजा वह बने रह सके। कवि युवाओं को लंबे समय तक अपने अच्छे कार्यों की खुशबू बिखेरने हेतु उनका मार्गदर्शन करने की बात कर रहे हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों अर्थात युवाओं की तंद्रा आलस्य को दूर हटाने के लिए उनमें नवीन उत्साह का संचार करना चाहते हैं। इसके लिए वे अपने कोमल हाथ फेरकर उनकी तंद्रा अर्थात उनमें जो व्याप्त निराशा आ गई है या उनके अंदर आलस्य ने जो घर कर लिया है, वे उन्हें बसंत के मोहक और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं, जिससे वे पूर्ण रूपेण खिलकर बसंत के सौंदर्य में चार चांद लगा दें।
अब आइए हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर पर। ध्वनि कविता की रचना के पीछे कवि का क्या उद्देश्य रहा होगा? ये तो हम सभी जानते हैं, कोई कविता या कहानियाँ लिखी जाती हैं तो लेखक का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। तो इस ध्वनि कविता की रचना के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? तो ध्वनि कविता की रचना के पीछे कवि का उद्देश्य युवाओं को जागृत करना। इस कविता के माध्यम से कवि कलियों और पुष्पों के प्रतीक के रूप में देश के युवाओं को जागृत करना तथा उसमें नवीन उत्साह का संचार करना चाहते हैं। उन्होंने देश के युवाओं में व्याप्त निराशा एवं आलस्य को दूर करके उनमें चुस्ती फुर्ती एवं जागरूक बनाना चाहा है। कवि ने इस कविता में अपनी आंतरिक इच्छा को पंक्तिबद्ध किया है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनकी तंद्रा और आलस छीन लेना चाहता है और वह उनमें व्याप्त बोझिलता जो है और निराशा छीन करके अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है और उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि देश के युवाओं में व्याप्त जो निराशा और आलस की भावना आ गई है उसे दूर करके उसके अंदर नवीन उत्साह का संचार करना चाहते हैं, जिससे वे अधिक समय तक अपने अच्छे कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेर सके। गौद जीवन रूपी उपवन में आया हुआ बसंत व्यक्ति में कौन कौन सी संभावनाओं को प्रकट करता है? अपने विचार लिखिए। तो जीवन रूपी उपवन में आया हुआ बसंत व्यक्ति में कौन कौन संभावनाओं को प्रकट करता है? अपने विचार लिखें। तो ऐसे मैं अपना विचार देता हूं, लेकिन आप अपने विचार लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, अर्थात यह ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इन्हें ऋतुराज भी कहा जाता है। इस प्रकार जीवन रूपी उपवन में युवावस्था रूपी बसंत का जब आगमन होता है तो व्यक्तियों में अपार उल्लास और उत्साह का संचार करता है। जीवन में बसंत का आगमन व्यक्ति को असीमित ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, जिसके कारण व्यक्ति सकारात्मक दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण व्यक्ति दूसरों को भी लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सकता है और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। शायद आप भी समझ गए होंगे कि अगर व्यक्ति के जीवन में अगर बसंत आता है तो वह दूसरों के लिए भी बसंत की कामना कर सकता है। आप अपने भाषा में लिखेंगे, अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और जो भाषिक कार्य सब है, व्याकरण के जो भी कार्य हैं, जो भरने वाला है, ये सब विशेषण और उसके भेद, ये अपने से व्याकरण पढ़ाया था मैं पिछले कक्षा में भी, आपको पिछले 7 क्लास में भी पढ़े होंगे बहुत सारे इस तरह के प्रश्न उत्तर। तो आप व्याकरण का सारे क्वेश्चन करके रखेंगे और जो क्वेश्चन उत्तर मैंने समझाया उसके प्रश्न का उत्तर आप इसको भी नोटबुक में लिख करके पुनः आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि हमने कंप्लीट कर ली है। धन्यवाद।